27 आईनी तरमीम की मंजूरी। इस्लामाबाद में आज सेनेट का इजलास मुनक्किद होगा जिसमें 27 आईनी तरमीम का नया मत मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली ने गुज़िश्ता रोज़ ये तरमीम 8 इजाफी शिक्कों के साथ मंजूर की। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस आफरीदी अपनी मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जबकि आइंदा चीफ जस्टिस वो जज होगा जो वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में सबसे सीनियर हो। मजीद बरह आर्टिकल 6 की शक 2 में तरमीम के तहत कोई अदालत संगीन गद्दारी के अमल को जायज़ करार नहीं दे सकेगी। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया गया है, जिसमें तरमीमात की रोशनी में वजारती तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। पीटीआई का रद्द अमल। साबिक स्पीकर और पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जब भी उनकी जमात दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो 26 और 27 आईनी तरामीम वापस ली जाएंगी। उनके मुताबिक मौजूदा असेंबली के पास कानून साजी का कोई हकीकी इख्तियार नहीं। उन्होंने बताया कि जिरगा का एलामिया पहले सूबाई असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाएगा और बाद अज़ां वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी इरसाल किया जाएगा। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन टीम ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला किया है। टीम के तमाम खिलाड़ी मुल्क में ही रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल, जबकि तीसरा वनडे 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी और श्रीलंकन खिलाड़ियों की मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर सिक्योरिटी उमूर की निगरानी करेंगे। श्रीलंकन टीम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और उन्हें दौरा जारी रखने पर आमादा किया गया। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों की अहले खाना को पाकिस्तान आकर मैच देखने की दावत भी दी। हुकूमती रद्द अमल। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारर ने श्रीलंकन टीम के फैसले का खैरमकदम करते हुए कहा कि हुकूमती रद्द अमल। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारर ने श्रीलंकन टीम के फैसले का खैरमकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज है। वजीर ममलुकत दलाल चौधरी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि टीम ने मोहसिन नकवी की यकीन दहानियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और हुकूमत उनके शुक्रगुजार है। से मुल्की टी20 सीरीज। जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई, जो से मुल्की टी20 सीरीज में शिरकत करेगी। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। पीसीबी ने शेड्यूल में तब्दीली करते हुए तमाम मैच 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में करवाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स की सूरत-ए-हाल। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स सख्त सिक्योरिटी में खोल दिया गया। वकला और साइलिन की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। साइलिन को मुकम्मल तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। बार काउंसिल की जानिब से आज और कल हड़ताल का ऐलान किया गया है। मंगल को होने वाले खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद जमा कर लिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वो वहां जाएगा, ये उनका दाखिली मामला है। नायब अफगान वजीर आजम मौलवी अब्दुल गनी बिरादर के बयान पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अफगान हुकूमत ईरान, तुर्कमेनिस्तान अब भारत से तिजारत करना चाहे तो पाकिस्तान को एतराज नहीं। उनके बकौल ये फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा जिरगा का मुश्तरका एलामिया। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के तहत जिरगे का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। एलामिये में वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम करने की सिफारिश की गई। मजीद कहा गया कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असेंबली को एतमाद में लेकर तमाम कानूनी रास्ते अपनाए जाएं। तलाल चौधरी का रद्द अमल। वजीर ममलुकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फर्ज है कि वो वफाक के साथ एक सफ़े पर रहे।
उनका कहना था कि सुहेल आफरीदी ने कभी नहीं कहा कि वो दहशतगर्दी के मामले पर अपने लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला आवर पाकिस्तानी नहीं था। वाना और इस्लामाबाद के हमलों में शवाहिद देखकर भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुक की निशानदेही की गई है और तमाम मालूमात आलमी इदारों से शेयर की जाएंगी। अमरीकी वजीर खारजा का बयान। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका ने भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की है। G7 इजलास के बाद ओंटारियो, कनाडा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वाशिंगटन दौरे के दौरान अहम मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वली अहद आइंदा हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार कब्ल अज वक्त अदालत आए हैं, वो तरमीम की मंजूरी के बाद दोबारा रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि तरमीम के जरिए अदालती इख्तियारात महदूद करके अदलिया की आज़ादी को खतरे में डाला जा रहा है, लिहाजा इसे कालअदम करार दिया जाए। क्वेटा बल्दियाती इंतखाबात। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज हो गया। 172 यूनियन कौंसिल्स की 641 जनरल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हो गया है, जो 17 नवंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 दिसंबर को जारी की जाएगी, जबकि पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। शिकारपुर में फायरिंग का वाकया। शिकारपुर के इलाके लिखी कचरी में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तसादुम रुकवाने के लिए पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई है। जेफरी एप्स्टेन और डोनाल्ड ट्रंप पर नए इंकिशाफात। अमरीकी जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन की नई ईमेल्स मंजर आम पर आई हैं, जिनमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र शामिल है। डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस के मुताबिक उन ईमेल्स ने ट्रंप और एप्स्टेन के ताल्लुकात और कम उम्र लड़कियों के इस्तेहसाल के हवाले से नए सवालात खड़े कर दिए हैं। एप्स्टेन ने 2011 की एक ईमेल में दावा किया था कि ट्रंप ने इसके घर पर एक मुतासरा लड़की के साथ कई घंटे गुजारे। सदर ट्रंप ने इस ईमेल को झूठा और सियासी हरबा करार दिया है। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन खत्म। अमरीका में 43 रोज से जारी हुकूमती शटडाउन खत्म हो गया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूर शदा बिल पर दस्तखत कर दिए। इस मौके पर उन्होंने डेमोक्रेट्स पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुखालफीन ने हुकूमत को गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर बटोरने के लिए बंद रखा। उन्होंने वाजे किया कि वो कभी दबाव और ब्लैक मेलिंग के आगे नहीं झुकेंगे। बलूचिस्तान और पंजाब में मौसम की सूरत हाल। क्वेटा में दर्जा हरारत -2 जबकि ज़ियारत में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलूचिस्तान के इज़ला में शदीद सर्दी बरकरार है। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की खतरनाक सतह बरकरार है। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में 583, बहावलपुर में 509 और लाहौर में 361 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए। जर्मन कंपनी की फार्मूला 1 कार की रूनुमाई। जर्मन कारसाज कंपनी ने अपनी पहली फार्मूला 1 कार मुतारफ करवा दी। न्यूयॉर्क में होने वाली तकरीब में साबिक F1 चैंपियंस और 2 ड्राइवर्स शरीक हुए, जो 2026 से कंपनी की नुमाइंदगी करेंगे। President Trump signs bill ending record 43-day government shutdown. President Donald Trump has officially ended the longest government shutdown in U.S. history, signing a bill less than an hour after it passed the House of Representatives. The shutdown, which lasted 43 days from October 1st to November 12th, came to an end after the House voted 222 to 209 largely along party lines. The bill funds the federal government through the end of January and extends SNAP benefits until September, while also guaranteeing back pay for furloughed federal employees, including air traffic controllers and TSA staff. The shutdown's resolution came after 8 Democratic senators broke party ranks, joining Republicans to move the legislation forward. President Trump, during the signing, stated that his administration would continue working with Congress to reduce living costs, restore safety, grow the economy, and make America affordable again. While Democrats criticized the deal for not including healthcare subsidy extensions tied to the Affordable Care Act,
several lawmakers conceded that the shutdown had become too damaging, affecting hundreds of thousands of workers, disrupting air travel, and cutting off food assistance programs. Across the country, food pantries reported surging demand as many people lost jobs or benefits. Local Republican Congressman Darren LaHood called the shutdown entirely avoidable, blaming Democrats for using American suffering as political leverage. Meanwhile, House Minority Leader Hakeem Jeffries announced that Democrats would push for a 3-year extension of Obamacare subsidies, setting up another major policy battle when this temporary funding measure expires in January. Judge orders release of detainees in Chicago immigration case. A federal judge in Chicago has ruled on detainments made by Customs and Border Patrol, CBP, agents during Operation Midway Blitz, citing violations of a prior consent decree involving DHS, ICE, and CBP. The decree, which prohibited warrantless arrests during immigration enforcement, was allegedly breached, prompting the judge's decision. As a result, 13 people will be released from federal custody by this Friday, and up to 615 more could be released by next week on bond while their cases are reviewed. Those released will remain under government supervision but can return to their communities. The federal government must now produce a comprehensive list of thousands detained during the operation to identify any others wrongfully arrested. The judge emphasized that immigration enforcement can continue but warned that individuals proven to pose public safety or flight risks will not be released. This ruling marks a significant development for families affected by the recent detentions. Trump showcases new White House renovations, including Grand Ballroom and Presidential Walk of Fame. Former President Donald Trump gave an exclusive tour of recent White House renovations, highlighting several major updates including a brand new ballroom and a Presidential Walk of Fame. During the tour, Trump emphasized that the ballroom, which will host official events, was funded entirely by private donors rather than taxpayers. He described it as one of the most beautiful in the world, marking the first time in 150 years the White House will have such a hall. Trump also revealed a new feature, the Presidential Walk of Fame, displaying bronze plaques of past presidents, including Barack Obama and Joe Biden, whom he criticized as the worst president in U.S. history. The former president further showcased the redesigned Rose Garden and a restored reception room, originally renovated by Jacqueline Kennedy, which he said had been in poor condition. Trump claimed the renovations reflect his personal design vision and experience in real estate, calling the updates a higher level of restoration that will serve future administrations. Trump highlights architectural details and family legacy in White House tour. During an exclusive tour of the newly renovated White House, former President Donald Trump showcased intricate architectural details, emphasizing craftsmanship and design precision. He pointed out features like book-matched marble, custom brass fittings, and bronze plaques, calling the work the highest quality. Trump attributed his eye for design to lessons learned from his father, a builder, and proudly discussed passing that attention to detail on to his children, Eric, Don Jr., Ivanka, Tiffany, and Barron, noting Barron's meticulous nature. The tour also revealed subtle modern touches, such as concealed sound systems and redesigned outdoor spaces, including improved press areas. Trump praised the renovations as both functional and beautiful, reflecting his personal building expertise and long-standing focus on architectural excellence within the presidential residence. USS Gerald Ford deployed to Caribbean as Trump administration targets drug cartels. The world's largest aircraft carrier, the USS Gerald Ford, has arrived in the Caribbean as the Trump administration intensifies its campaign against drug cartels. The carrier, recently positioned after traveling from Croatia through the Mediterranean and Atlantic, brings over 60 aircraft and advanced military capabilities, including guided missile destroyers, submarines, and cyber intelligence systems. U.S. officials report that 76 suspected traffickers have been killed in 19 strikes on alleged drug boats in the Caribbean and Eastern Pacific since September. According to retired Army Colonel Sethram, the deployment is not only aimed at curbing illegal drug trade but also at countering broader geopolitical influences from China and Russia in the Western Hemisphere. He emphasized that the move sends a strong signal to Venezuela, Cuba, Nicaragua,
and other regional actors that the U.S. will enforce stability and security in the region, marking a strategic shift in America's defense priorities under the latest National Defense Authorization Act.